आज का लेक्चर आपका जो है वो प्रकृति परिणामवाद पे है। वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट यूनिट। ओके, फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक वर्ड एंड इट्स क्रिएशन। सो फार वी हैव डिस्कस्ड टू थ्योरीज, वन मटेरियलिज्म और दूसरी क्या है, एटॉमिज्म। कि हम लोग अपनी प्रथम यूनिट का पहला विषय पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, विश्व एवं उसकी सृष्टि है। और अभी तक हम लोगों ने उसके दो सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। पहला सिद्धांत भौतिकवाद का था और दूसरा सिद्धांत परमाणुवाद का था। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो क्या है, प्रकृति परिणामवाद। इट इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि विश्व और उसकी सृष्टि किस प्रकार से हुई है। इसके संदर्भ में जो सिद्धांत को आज हम चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा सिद्धांत है, प्रकृति परिणामवाद। ये प्रकृति परिणामवाद का जो थ्योरी है दैट इज एक्सेप्टेड बाय सांख्य दर्शन। प्रकृति परिणामवाद पर जाने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि परिणामवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ परिणामवाद, कि किस डॉक्ट्रिन को, किस प्रिंसिपल को हम परिणामवाद कहते हैं। परिणामवाद का जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि एनी थ्योरी विच एक्सेप्ट्स दैट इफेक्ट इज अ रियल मैनिफेस्टेशन of the cause is called परिणामवाद। कोई भी सिद्धांत जो ये मानता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण है वो क्या कहलाता है, परिणामवाद कहलाता है। और जब हम ये कहते हैं ये वास्तविक रूपांतरण कैसे होता है, कि जब आप ये स्वीकार करते हैं कि जो कार्य है दैट इज ऑलरेडी इम्प्लिसिट इन द कॉज, कि वो जो कार्य है वो पहले से ही कारण में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहता है। सांख्य और ये है परिणामवाद। सांख्य किसको की थ्योरी क्या है, प्रकृति परिणामवाद, जिसका तात्पर्य क्या है कि यानी इस विश्व की संरचना, जितने भी इस विश्व अपने आप में एक कार्य है और जितने भी इसके अंतर्गत कार्य हैं दे आर ऑलरेडी कंटेन्ड इन द फर्स्ट अनकॉज्ड कॉज, और कॉज के रूप में क्या है वो मैनिफेस्ट होते हैं, उनका मैनिफेस्टेशन होता है। और ये फर्स्ट अनकॉज्ड कॉज क्या है, प्रकृति है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि उनका सिद्धांत कहलाता है प्रकृति परिणामवाद, क्योंकि ऑल द इवोल्यूट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड क्या है, दे आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस फर्स्ट अनकॉज्ड कॉज, यानी दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, इम्प्लिसिट जो है वो फर्स्ट अनकॉज्ड कॉज जो कि प्रकृति है उसमें निहित होते हैं। और इसलिए जो सारा जो सृष्टि है वो क्या है, प्रकृति का परिणाम है। इसीलिए उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्रकृति परिणामवाद कहा जाता है। सांख्य दर्शन के जो ये प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, दैट इज बेस्ड ऑन देयर थ्योरी ऑफ कॉजेलिटी, कि उनका जो कारणता का सिद्धांत है उसके ऊपर ही प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत आधारित है। सांख्य का जो कारणता का सिद्धांत है वो क्या है, कार्यवाद, जिसका तात्पर्य क्या है कि जो कार्य है वो क्या है, कोई नवी उत्पत्ति नहीं है, बल्कि what is implicit in the cause becomes explicit through the manifestation। ठीक है, कि जो सत्कार्यवाद है वो क्या कहता है कि कोई भी नवीन उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, जो कुछ भी कारण में अप्रत्यक्ष रूप से निहित होता है वो ही क्या होता है,
कार्य में प्रत्यक्ष रूप से मैनिफेस्ट हो जाता है। और ये मैनिफेस्टेशन कैसा है? दैट इज रियल मैनिफेस्टेशन, यानी जो कारण है वो इन द रियल सेंस ऑफ टर्म चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है कार्य के रूप में। उदाहरण के तौर पे जो सांख्य का ही उदाहरण है कि जैसे जो दही है उसका कारण क्या है? दूध है। तो दही के रूप में जो कारण है वो परिवर्तित हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो ये गुण है, दही का गुण है, वो कारण में ऑलरेडी जो है वो उसके अंदर निहित होता है। और जब वो उसका इफेक्ट के रूप में दही बनती है तो जो अप्रत्यक्ष गुण थे उसमें वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यह इसी प्रकार जब हम तिल जो है वो कारण है तेल का, तो जो तिल है वो परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है? तेल में। यानी इफेक्ट में जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वो कैसा होता है? रियल चेंज होता है। ठीक है। और इसलिए जो परिणामवाद का सिद्धांत है वो क्या कहता है? ऑल द इफेक्ट्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉज। और ये मैनिफेस्टेशन कैसा है? दैट इज द रियल चेंज, वास्तविक मैनिफेस्टेशन होता है। ये सिर्फ भ्रम नहीं है। जैसे रस्सी को जब हम सांप के रूप में देखते हैं तो जो ये इल्यूशनरी आपके पास स्नेक है उसका कारण रस्सी होता है, लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन है वो रस्सी में नहीं होता। इट मीन्स जो ये परिवर्तन है वो कैसा इल्यूशनरी है, वो विवर्त है। लेकिन सांख्य जिस थ्योरी की बात कर रहा है वो कैसा है? परिणामवाद का सिद्धांत है। इट मीन्स जो इफेक्ट है वो कैसा है? रियल मैनिफेस्टेशन है। किसका? उन इम्प्लिसिट क्वालिटीज का जो पोटेंशियलिटीज थी कॉज के अंदर, उसका मैनिफेस्टेशन है। सांख्य का जब सृष्टि का वर्णन करते हैं तो उनकी जो सृष्टि का विकासवाद का सिद्धांत जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि पूरी सृष्टि जो है अपने आप में, वर्ड जो है वो अपने आप में क्या है? एक इफेक्ट है। और इस विश्व में न केवल ग्रॉस ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हमको दिखते हैं, बल्कि सबल ऑर्गन्स भी हमें दिखाई देते हैं। और चूंकि जो कारणता का सिद्धांत है सत्कार्यवाद का, इट बिलीव्स कि जो कुछ भी कारण में निहित नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कि अगर कारण में कोई बीज विद्यमान नहीं होगा तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर इस विश्व के कारण के रूप में हमें क्या चाहिए? ऐसा कारण जो कि न केवल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का कॉज हो सके, बल्कि किसका? मन, बुद्धि और अहंकार जैसे सबल ऑब्जेक्ट्स का भी कॉज के रूप में का कॉज हो सके। और इसलिए जो सांख्य दर्शन है वो किसको कॉज कहता है? इस पूरे सृष्टि का? प्रकृति को है। ठीक है। प्रकृति अपने आप में क्या है? इट इज यूनिटी ऑफ थ्री गुणास। किस स्थिति में? इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। प्रकृति अपने आप में क्या है? त्रिगुणात्मिका है। और ये गुण कैसे रहते हैं? साम्य अवस्था की स्थिति में होते हैं। साम्य नाम अवस्था, गुणा नाम साम्य अवस्था प्रकृति। ठीक है। कि गुणों की साम्य अवस्था क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। ठीक है। ये जो गुण हैं वो कैसे हैं? स्टैटिक नहीं, वो लगातार एवर चेंज, वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तन कैसा है? परिवर्तन भी सांख्य दो प्रकार का मानता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज जो है वो कैसा क्या है? स्वरूप परिवर्तन। और दूसरा कैसा है? विरूप परिवर्तन। वन इज होमोजेनस चेंज एंड सेकेंड इज हेट्रोजेनस चेंज। ये स्वरूप परिवर्तन क्या होता है? व्हेन सत्व गुण चेंजेस इन सत्व गुण, रजस गुण चेंजेस इन रजस गुण, तमस गुण चेंजेस इनटू तमस गुण, तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है?
होमोजेनस चेंज कहलाता है या स्वरूप परिवर्तन कहलाता है। लेकिन विरूप परिवर्तन क्या है कि जब ये होमोजेनिटी, जब ये इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था डिस्टर्ब हो जाती है और एक गुण डोमिनेट करता है दूसरे दो गुणों पर, तो वहां पर ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और गुणों में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और यहीं से क्या होता है, सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्या चीजें हैं कि इट मीन्स जो फर्स्ट अनकॉज्ड कॉज है, यानी जो कॉज है इस इवोल्यूशन का, इस वर्ड का और उसके क्रिएशन का, वो क्या है, प्रकृति है। और इस ये प्रकृति को वो क्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रकृति एक ऐसा कॉज है जिसकी इफेक्ट के रूप में, जिससे जो है कार्य के रूप में न केवल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को उत्पन्न करने के बीज उसके अंतर्गत निहित है, बल्कि वो मन, बुद्धि, अहंकार जैसे जो सटल ऑर्गन्स हैं उनकी भी उत्पत्ति, उनकी भी जो पोटेंशियलिटी है उसके अंदर विद्यमान होती है, उनको उत्पन्न करने की क्षमता भी उसके अंतर्गत विद्यमान होती है। और इसलिए सांख्य दर्शन इस फुल वर्ड और उसके क्रिएशन के लिए फर्स्ट कॉज के रूप में किसको स्वीकार करता है, प्रकृति को स्वीकार करता है। तो प्रकृति इज फर्स्ट कॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन। किस इवोल्यूशन के लिए, वर्ड एंड इट्स क्रिएशन। ये सांख्य दर्शन की जो थ्योरी ऑफ उनकी इवोल्यूशन है उसकी पहली विशेषता है कि जो उनका क्यों, और ये फर्स्ट अनकॉज्ड कॉज को क्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको प्रथम कारण को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, देयर वुड बी अ फैलेसी ऑफ इन्फिनाइट रिग्रेशन, कि अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। और इसलिए इस प्रथम अनकॉज्ड कॉज को, प्रथम अकारण कारण को स्वीकार करना सांख्य के लिए अनिवार्य है। दूसरे उनके इस एवोल्यूशन की विशेषता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट लीनियर। वो कैसा है, साइक्लिकल है, कि वो विकास जो है वो सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो कैसा है, साइक्लिकल है। कि पहला क्या होता है कि इट मीन्स क्या है, इवोल्यूशन डिसोल्यूशन, इवोल्यूशन डिसोल्यूशन, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। कि और इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो गुण है वो क्या होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं और उनके द्वारा सृष्टि जो है वो प्रारंभ होती है। और लेकिन जो डिसोल्यूशन की स्टेट है, जो प्रलय की अवस्था है, जो गुणास है वो रिटर्न टू देयर ओन ट्रूथ, वो अपने स्वरूप के में फिर से परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो विकास है वो कोई आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कैसी है, चक्रक है कि सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि जो सांख्य दर्शन का जो ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, जो इवोल्यूशनिज्म जिसे हम कह सकते हैं, विकासवाद जिसे हम कहते हैं, वो किसके, उसका जो कॉज है वो क्या है, प्रकृति है। ये प्रकृति कैसी है, मटीरियल है, जड़ है। लेकिन जड़ होने के बाद भी ये कैसी है, जो ये इवोल्यूशन है वो कैसा है, मैकेनिकल नहीं, कैसा है, टेलियोलॉजिकल है, प्रयोजन मूलक है। किसका प्रयोजन फुलफिल होता है, ये किसके प्रयोजन पूर्ण करती है, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द एंड ऑफ पुरुष। पुरुष मीन्स कॉन्शियसनेस, चेतन। और ये पुरुष का प्रयोजन किस प्रयोजन को पूरा करती है, भोग एंड मोक्ष, यूटिलाइजेशन एंड लिबरेशन, दोनों ही चीजें। कि जो ये प्रकृति का जो विकास हो रहा है, जो ये विश्व का विकास हो रहा है, वो टीलियो प्रयोजन मूलक है। किस प्रयोजन के लिए ये विकसित हो रहा है, पुरुष के प्रयोजन को पूर्ण करता है। पुरुष के किस प्रयोजन को, दो प्रयोजन है, पुरुष के भोग और मोक्ष, और ये दोनों ही प्रयोजन में क्या करते हैं,
प्रकृति उस प्रयोजन को पूर्ण करती है। ठीक है, कि प्रकृति के द्वारा पुरुष जो है वो उपभोग करता है और इसी के द्वारा वो अपने रियल नेचर को पहचान करके उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। और ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हैं किसकी हैं? सांख्य के जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जिसके द्वारा वो इस विश्व और उसकी सृष्टि की का व्याख्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता है। ठीक, अब न सिर्फ सांख्य जो है इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं, बल्कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं कि प्रकृति से किस तरह से विकास होता है, विश्व जो है ये सृष्टि जो है किस प्रकार से विकसित होती है, इसकी किन किन स्टेप्स पे जो है वो इसका विकास होता है, किन किन स्तरों से ये आगे बढ़ती है, इसका जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो सांख्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये विकास की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? विकास का जो इट मीन्स क्या, जो पहला जिसे हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट अनकॉस्ट कॉज है वो कैसा है? प्रकृति है। प्रकृति कैसी है? मटेरियल, जड़ है, लेकिन एक्टिव है, गतिशील है, डायनेमिक है। ठीक है, इसमें गति होती रहती है, लेकिन ये कैसी है? जड़ है। तो एक सामान्य सा जो प्रश्न आता है वो ये है कि जड़ का कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन सांख्य इसको बहुत सारे मेटाफर्स दे करके इसको एक्सप्लेन करता है कि जैसे वो कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो वनस्पति जगत है, वो अब बिना किसी अनजाने ही वो क्या करता है, फ्रूट्स उसमें उत्पन्न होते हैं और वो एक उद्देश्य पूरा करते हैं, जिससे वो उद्देश्य क्या है कि हम उसको उसका उपभोग करते हैं। या इसी तरीके से जो नदी का जल है वो क्या है, वो भी उसका जो उद्देश्य है वो इनवॉलंटरली जो है वो एक उद्देश्य को पूरा कर रहा है। वो क्या है कि मनुष्य या जीव जो है वो उसके जल से जो है उस जल का उपभोग करते हैं और जीवन प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जो है ये प्रकृति भी जो है क्या है, वो भी जड़ है, लेकिन इस जड़ होने के बावजूद भी क्या है, वो प्रयोजन उसका वो जो विकास कर रही है वो कैसा है? प्रयोजन मूलक है। ये प्रकृति अपने आप में जड़ है लेकिन गतिशील। ठीक है, प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका है। अगर हम प्रकृति मीन्स क्या है कि प्रकृति इज a unity of three gunas in the state of equilibrium. साम्य, ये तीनों गुण जब साम्य अवस्था की स्थिति में रहते हैं तो वो प्रकृति कहलाती है। इन गुणों की भी अपनी विशेषता है। ये तीन गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजगुण एंड तम गुण। सत्व गुण कैसा है? ये लाइट है, अपवर्ड मूविंग है, इल्यूमिनेटिंग है और ज्ञान वर्धक है। जो सत्व गुण कैसा है? वो कैसा है? प्रकाशक है, ऊर्ध्वगामी है, रिफ्लेक्टिव है, यानी उसके अंदर पारदर्शिता है और ये क्या करता है? प्रकाशक है और ज्ञान वर्धक होता है। दूसरा क्या है? रजस गुण है। रजस गुण अपने आप में क्या है? ये पेनफुल है, दुखदाई है और कैसा है? चंचल, लगातार जो है इसके अंदर वाइब्रेशन, ये क्या है? इसके अंदर लगातार जो है ये वाइब्रेट करता रहता है और ये वाइब्रेशन कैसा है कि ये इसका वाइब्रेशन दूसरे गुणों को गति प्रदान करता है। कब गति प्रदान करता है? जब ये कहाँ होते हैं? जब इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, जब इनकी साम्य अवस्था डिस्टर्ब होती है तो गति कहाँ से मिलती है? इन रजगुण के द्वारा मिलती है। ठीक है, यानी ये रजगुण कैसा है कि पेनफुल है, लेकिन पेनफुल होने के साथ साथ ये कैसा है? डायनेमिक है, गति प्रदान करता है, लगातार चंचल है। तीसरा गुण कैसा है?
तम गुण है, ये कैसा है? भारी है, अवरोधक है, अंधकार उत्पन्न करने वाला है और अधोगामी है, डाउनवर्ड है। ठीक है, ये तीनों गुण जब इक्विलिब्रियम की स्थिति में होते हैं, साम्य अवस्था की स्थिति में होते हैं, उन्हें हम प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति का जो पहला इवोल्यूट है, यानी सृष्टि की प्रक्रिया का जो प्रथम क्षण है, क्षण नहीं कह सकते, स्तर है, वो क्या है? महत। सांख्य इसे क्या कहता है? महत। ये महत क्या है? महत जो है वो फर्स्ट इवोल्यूट है, यानी इस पूरे वर्ड का, जिसे हम कहें कि जो प्रकृति तो जो है वो कैसी है, वहां पर गुण जो है वो साम्य अवस्था की स्थिति में है, और जब ये साम्य अवस्था डिस्टर्ब होती है तो जो पहला इवोल्यूट आता है वो क्या है? महत है। यानी जब एक जो साम्य अवस्था में की स्थिति जब विचलित होती है तो जो गुण जो है वो दो गुणों को डोमिनेट करता है, वो अभी भी और इस उस रूप में जिसकी उत्पत्ति, जिस इवोल्यूट की उत्पत्ति होती है वो क्या है? महत है। महत में भी क्या है? सत्व गुण की प्रधानता होती है, होमोजेनिटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन तो यहाँ पर क्या है? सत्व गुण जो है वो डोमिनेट करता है, किसको? तम गुण के ऊपर जो है वो डोमिनेट करता है, और रजगुण को भी डोमिनेट करता है, लेकिन रजगुण की वजह से क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, परिवर्तन होता है। ये महत जो है वो अपने आप में पूरे विश्व की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, विश्व की जो संरचना सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, उसका जो है वो पहला विजिबल जो है वो कारण है। ठीक है, इस जहाँ पर ये जिससे भौतिक वस्तु, क्योंकि यहाँ पर क्या है? गुणों की साम्य अवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, विचलित हो चुकी है, इसलिए सृष्टि की प्रक्रिया का जो प्रारंभ बिंदु है वो क्या है? महत कहलाता है, और यहीं से जो है सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकल स्तर पे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? इसे बुद्धि कहा जाता है, इंटेलेक्ट कहा जाता है, जो सभी जीवों में विद्यमान होती है। इस बुद्धि की क्या है? दो विशेषताएं होती है। क्या है? पहला डिटर्मिनेशन, और दूसरा क्या है? कंसेप्चुअलाइजेशन। पहला क्या है? निश्चय, और दूसरा क्या है? कंसेप्ट, अवधारणा। ठीक है, कि प्लीज अपने माइक जो है वो ऑफ कर लीजिए, कि जितना जो दो क्वालिटीज हैं बुद्धि की जो है वो दो क्षमताएं हैं, वो क्या है? निश्चय और अवधारणा, जिसके द्वारा बुद्धि जो है वो क्या करती है? मानसिक, जो एक तरफ जो है वो भौतिक सृष्टि प्रारंभ होती है और दूसरी तरफ मानसिक सृष्टि भी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इस महत के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये अहंकार को इस महत को के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार को हम किस रूप में समझ सकते हैं? ईगो, जिसे हम कहते हैं इट इज, मैं, ये मेरा है, जहां पर कि हम चीजों को निश्चयात्मक रूप से बताने लगते हैं, कि यानी मैं और मेरा की जो डिटर्मिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहाँ से प्रारंभ होता है? अहंकार जो है इसका आधार बनता है। तो जो महत से जो किसके क्या चीज किसकी उत्पत्ति हो रही है? अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार कितने प्रकार का है? अहंकार 3 प्रकार का होता है। पहला जिसे आप कहें वैकारिक या सात्विक अहंकार, दूसरा तेजस या राजसिक अहंकार, तीसरा भूतादि या
या तामसिक अहंकार। 3 प्रकार के अहंकार हैं, वैकारिक, तेजस और भूतादि। जो सात्विक अहंकार है उससे किसकी उत्पत्ति होती है? उससे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय क्या है? जिनसे हम बाह्य वस्तुओं से संपर्क में आते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम इंद्रिय सन्निकर्ष करते हैं बाह्य वस्तुओं के द्वारा। वो जो है वो सेंस ऑर्गन है। जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं वो मोटर ऑर्गन या कर्मेंद्रिय है। और मन जो है वो कैसा है? इंटरनल इंद्रिय है, आंतरिक इंद्रिय है। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। मन के विषय में जो है वो सांख्य दर्शन के व्यू को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांख्य दर्शन के अनुसार ये जो मन है ये इट इज नाइदर इटर्नल नॉर टॉम। ना तो ये शाश्वत है और ना ही ये अणुरूप होता है। ये कैसा है? उभयात्मक है, यानी एक तरफ ये मन से, एक तरफ ये क्या करता है? आंतरिक इंद्रिय है जो कि हमें अंतरात्मा से जोड़ती है। दूसरा क्या है? ये बाह्य विषयों को भी, बाह्य इंद्रियों से जो हमें संवेदनाएं प्राप्त होती है उसको भी एक्सेप्ट करती, उसको भी ग्रहण करती है। तो इस प्रकार से जो मन है वो कैसा है? मन कैसी इंद्रिय है? उभयात्मक इंद्रिय है। जहां तक जो डिस्क्रिप्शन है इवोल्यूशन का, यानी जो महत, अहंकार और मन, ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये अंतःकरण कहलाते हैं, यानी बुद्धि, अहंकार और मन, ये क्या कहलाएंगे? ये अंतःकरण कहलाते हैं। ठीक है, और इसके जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जो कर्मेंद्रिय हैं, वो क्या करती हैं? हमें बाह्य जगत से संवेदनाएं प्राप्त होती हैं उनको ग्रहण करती है, उनसे सन्निकर्ष करके हमें वो संवेदनाएं जो है वो, यानी जो मानसिक भाव है वो कहाँ पर, किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? मन के द्वारा, मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो इसके पीछे जो है वो किन चीजों के द्वारा उत्पन्न होते हैं? वो ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय होते हैं। जो रजस, जिसे हम कहते हैं, जो तेजस अहंकार है, वो किसी की उत्पत्ति नहीं करता है, उसके द्वारा किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती। वो क्या करता है? वो गति प्रदान करता है। वो जो सात्विक अहंकार है और जो तामसिक अहंकार है, इनमें जो गति दिखाई देती है वो किसके द्वारा होती है? इस रजस अहंकार या तेजस के द्वारा जो है इनमें गति उत्पन्न होती है। जो तामसिक अहंकार है उसके द्वारा किस चीज की उत्पत्ति होती है? तामसिक अहंकार के द्वारा जो पंच तन्मात्र है। तन्मात्र क्या है? एसेंस है किन चीजों के? जो जिसे हम कहते हैं पंच महाभूत, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इनके जो एसेंस है, जो इनके सटल तत्व हैं, उनको तन्मात्र कहा जाता है। ये तन्मात्र कैसे हैं? ये परसेप्टिबल नहीं है, इनका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। इनका हम क्या कर सकते हैं? केवल और केवल अनुमान करते हैं। तो ये पंच तन्मात्रों की उत्पत्ति किनसे होती है? पंच तन्मात्रों की उत्पत्ति तामसिक अहंकार के द्वारा होती है। और ये तन्मात्र क्या है? ये पंच तन्मात्र जो है वो एसेंस है, गुण है। किनके गुण है? जिनका हम अनुभव करते हैं, जिनमें गंध है, शब्द है, रूप है, स्पर्श है और शब्द है। इनका जो एसेंस है, जो इनका सूक्ष्मतम रूप है, वो क्या है? पंच तन्मात्र कहलाता है। इन पंच तन्मात्रों से किसकी उत्पत्ति होती है? इन पंच तन्मात्रों से पंच महाभूत की
उत्पत्ति होती है। ये पंच महाभूत क्या है? 5 जो है वो तत्व हैं जिनके द्वारा सभी भौतिक जगत की उत्पत्ति, जिनके सम्मिश्रण से ही, जिनकी यूनिटी से ही, जिनके कंपाउंड से ही सभी भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। वो क्या है? आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और शब्द। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ठीक है कि ये 5 जो हैं क्या कहलाते हैं? पंच महाभूत कहलाते हैं। और जो प्रत्येक महाभूत है, इट इनहर्स एन स्पेशल क्वालिटी। प्रत्येक महाभूत में एक विशेष गुण होता है। जैसे पृथ्वी में कौन सा गुण है? गंध का गुण है। जल में कौन सा गुण है? रस का गुण है। तेज में किस चीज का गुण है? प्रकाश का गुण है। वायु में किस चीज का गुण है? स्पर्श का गुण है। और आकाश में किसका गुण है? शब्द का गुण है। तो ये पंच महाभूत के द्वारा जो है वो सभी भौतिक पदार्थों की सृष्टि होती है। इस प्रकार से जो सांख्य दर्शन है उसकी विकास की प्रक्रिया में कितने तत्व हैं? 24 तत्व हैं। प्रकृति, महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, पंच तन्मात्र और पंच महाभूत। ये 24 तत्व प्लस पुरुष, यानी जो सृष्टि है वो 24 तत्वों के द्वारा जो है वो जो विश्व है उसकी संरचना हो रही है। लेकिन इसमें ये संरचना कैसे होती है? इसमें पुरुष जो है वो ना तो करता है और ना ही भोगता है, लेकिन फिर भी इस सृष्टि की प्रक्रिया में उसकी आवश्यकता है। किस प्रकार की आवश्यकता है? क्योंकि जो प्रकृति में गुण हैं वो किस रूप में होते हैं? साम्य अवस्था में होते हैं, होमोजेनस स्टेट में होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। तो और इस स्टेट में सृष्टि नहीं होती। इस स्टेट में जो है वो ये प्रलय की अवस्था है। तो ये प्रलय की अवस्था से सृष्टि की अवस्था कैसे आती है? उसके लिए कैसे होती है कि चूंकि प्रकृति जो में प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका है। इन तीनों गुणों में सत्व गुण कैसा है? रिफ्लेक्टिव है, जो कि जिसे हम कहते हैं पारदर्शी, प्रतिबिंब दिखाता है। तो और पुरुष कैसा है? प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना है। तो जैसे ही पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है या समीप में आता है तो पुरुष का चैतन्य प्रकृति में प्रतिबिंबित होने लगता है। और इस प्रकार से पुरुष के चैतन्य को प्रकृति अपनी अंदर रिफ्लेक्ट कर लेती है और चैतन्य के समान ही कार्य करने लगती है। प्रकृति जड़ है, लेकिन जब वो पुरुष के चैतन्य को प्रतिबिंबित कर लेती है अपने अंतर्गत, तो क्या है? वो चेतना के समान जो है वो कार्य करने लगती है। तो इस प्रकार पुरुष जो है वो ना तो इस विकास में ना तो इसका करता है और ना ही वास्तविकता में इसका भोगता है। वो इससे अलग है, लेकिन चूंकि पुरुष अपने प्रतिबिंब को प्रकृति में देखता है तो वो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने आप को मान लेता है कि वो करता है और भोगता है। और इस प्रकार से विश्व की जो सृष्टि की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। और वो कब समाप्त होती है? जब पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कि तो सृष्टि की प्रक्रिया यानी जब पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि वो इस प्रकृति से अलग है, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप है, तो क्या है? उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जब उसे पुरुष अलग हो जाता है तो प्रकृति फिर से प्रकृति के जो गुण हैं वो अपने ओरिजिनल रूप में, होमोजेनस स्टेट में जो है वो
पहुंच जाते हैं और वो प्रलय की अवस्था हो जाती है। जो सांख्य का जो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो इंडियन फिलॉसफी में दिए गए विकास की का सबसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पर न सिर्फ वो भौतिक जगत की सृष्टि की बात कर रहे हैं, बल्कि जो आंतरिक जगत है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी चीजें भी क्या है, इनमें से कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं परमानेंट है? क्योंकि ये इफेक्ट है, कॉज है, और जो कुछ भी यानी ये मैनिफेस्ट हुआ है और फिर वो अपने मूल रूप में यानी अपने कारण में फिर से वापस चला जाता है। तो जब प्रलय की प्रक्रिया होती है तो जितने जो पंच महाभूत हैं वो तन्मात्र में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया यानी जो प्रकृति है वो अपने आप को समेटने लगती है। सारी जो जितनी सृष्टि हुई है, जितने इवोल्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को अपने कॉज में है जिनके द्वारा वो उत्पन्न हुए हैं उनके अंतर्गत अपने आप को इनहेरेंट करने लगते हैं, इंक्लूड करने लगते हैं। यानी जो इफेक्ट का जो कार्य था वो अपने कार्य में फिर से अप्रत्यक्ष रूप में या अपने मूल रूप में वापस चला जाता है। और इसका एक्सेप्शन जो है वो केवल जो और अंत में क्या बचता है, यानी प्रकृति की जितने यानी जो जितने इफेक्ट हैं, जितने कार्य हैं, वो सब जो है वो नष्ट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन डिसॉल्व होकर के वो कहाँ जाते हैं? डिसॉल्व होकर वो खत्म नहीं हो जाते, वो क्या हो जाते हैं, फिर से अपने कार्य में अंतर्निहित हो जाते हैं। कार्य में जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निहित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि जब सांख्य दर्शन कारण को जब सांख्य दर्शन कार्य कारण की बात करता है तो जो कार्य है वो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन नष्ट होने का तात्पर्य जो है वो कंप्लीटली नष्ट हो जाना नहीं है, बल्कि कार्य का अपने कारण रूप में चले जाने को जो सांख्य दर्शन है वो क्या कहता है, वो डिसोल्यूशन कहता है। कि जब कार्य है वो कैसे नष्ट होने का मतलब क्या है कि वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन डिसॉल्व किस में होता है, अपने इफेक्ट में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस पूरे सिद्धांत को प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि आप अगर ये देखें तो जितनी यानी पूरे विश्व की सृष्टि किसके द्वारा हुई है, प्रकृति इसमें मुख्य कारण है, और सारी सृष्टि जो है वो क्या है, मैनिफेस्टेशन है किसका, इस प्रकृति में जितने अप्रत्यक्ष गुण विद्यमान थे उनका परिणाम है। प्रकृति में जितने पोटेंशियलिटी विद्यमान थी, जैसे हम कार्य कह रहे हैं, वो पोटेंशियल रूप में विद्यमान थे, मूल रूप में जो कारण के रूप में अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान होते हैं, वो जब सृष्टि होती है तो वो प्रत्यक्ष रूप में उसमें परिणत हो जाते हैं। और इसीलिए जो सांख्य दर्शन का जो विकासवादी सिद्धांत है वो प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ये बात और है कि सांख्य के इस सिद्धांत को में बहुत सारी जो है वो कमियां हमें दिखाई देती हैं, और इसकी आलोचना भी बहुत सारे भारतीय दार्शनिकों ने की है कि क्योंकि जो इनकी विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि जो सांख्य अपने आप में जो प्रकृति परिणामवाद है वो ये तो मानता है कि प्रकृति जो है वो पहला अनकॉज्ड कॉज है और इसी के द्वारा सारी सृष्टि की जो है वो रचना हुई है, पूरी सृष्टि इसका परिणाम है। लेकिन वो प्रकृति को जड़ मानता है, जड़ होने के साथ साथ वो इसे डायनेमिक भी मानता है जिसके अंतर्गत गति होती है। लेकिन जो अगर प्रकृति जड़ है तो उसमें अगर गति है तो वो लगातार होती रहेगी, और अगर क्योंकि वो अपने नियमों से बंधी होगी,
सामान्यतः ये माना जाता है कि जो जड़ तत्व हैं वो अपने स्वरूप के अनुसार जो है वो कार्य करते हैं, जो उनका जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार करते हैं। लेकिन सांख्य की प्रकृति जड़ होने के बावजूद कैसी है? प्रयोजन, जो उसका विकास है वो कैसा है? प्रयोजन मूलक है, कि ये प्रकृति जो है वो निरुद्देश्य विकास नहीं कर रही है, उसका जो विकास है वो कैसा है? उद्देश्य मूलक है। तो सांख्य के लिए ये प्रॉब्लम है कि किस तरीके से वो अपने इस विकासवाद को जो के प्रयोजन को किस प्रकार जो है वो सिद्ध करे, क्योंकि और इसके लिए सांख्य दर्शन बहुत सारे मेटाफर्स का प्रयोग करता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो समस्या वही बनी रहती है कि किस प्रकार से जो पुरुष है वो कैसा है? वो चेतन तो है पर वो कैसा है? गतिशील नहीं है, वो स्थिर, वो मूव नहीं कर सकता, उसके अंतर्गत गति नहीं हो सकती। तो समस्या आती है कि यदि पुरुष जो है वो उसमें गति नहीं हो सकती तो क्या है? वो कभी सृष्टि के समीप नहीं आ सकता, और अगर वो समीप है तो कभी दूर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जो सांख्य का दर्शन है उसके अंतर्गत बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हमें दिखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि सांख्य ने इंडियन फिलॉसफी में इस जगत और उसकी सृष्टि के विषय में एक सिस्टमैटिक रूप से विचार किया और किस तरह से उसको उसकी व्याख्या की जाए, उसको व्यवस्थित रूप से उसका वर्णन किया और उस एक सिस्टम के रूप में उसको डेवलप किया। यद्यपि उसमें बहुत सारे जो है वो हमें कॉम्प्लेक्सिटीज दिखती हैं, लेकिन सांख्य दर्शन ये कहता है कि इसकी जो ये कॉम्प्लेक्सिटीज है ये केवल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो प्रकृति है वो जड़ है और जड़ तत्व में जो है वो किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं हो सकता, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स देते हैं। वो कहते हैं कि इनवॉलंटरली ही, अनैच्छिक रूप से भी हम हो सकता है कि वो अनैच्छिक हो, लेकिन हमें जड़ तत्वों में भी प्रयोजन दिखाई देता है। जैसे कि नदियों का जल जब बहता है तो वो क्या है? वो जड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐच्छिक रूप से उसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन अनैच्छिक रूप से ही सही वो उद्देश्य को पूर्ण करता है। उसी प्रकार जो प्रकृति है वो भी उद्देश्य पूर्ण है जड़ होने के बावजूद। ठीक है, तो ये आपका प्रकृति परिणामवाद का जो है वो सिद्धांत है। ठीक है, प्रकृति परिणामवाद इट मीन्स कि वर्ल्ड जो है, विश्व और उसकी सृष्टि कैसे हुई है? प्रकृति के द्वारा हुई है। ये पूरा विश्व और उसकी सृष्टि क्या है? प्रकृति का जो है वो परिणाम है। ये परिणाम कैसा है? वास्तविक परिणाम है, अब कोई अपीयरेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है? वास्तविक परिणाम है। और ये पूरा विश्व और उसकी सृष्टि क्या है? कार्य है। ये किस प्रकार से होता है? ये प्रकृति के गुणों में जब विरूप परिवर्तन होता है तो सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये जो सृष्टि की प्रक्रिया है वो कैसी है? चक्रक है, साइक्लिकल है। ये एक के बाद एक आती रहती है। सृष्टि की प्रक्रिया होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि की प्रक्रिया होती है, फिर प्रलय होता है। तो ये एक साइकिल चलती है और ये कैसी है? उद्देश्य मूलक होती है। ठीक है, और ये उद्देश्य मूलक जो सृष्टि है वो विकसित कैसे होती है? पुरुष के जब प्रतिबिंब या पुरुष की समीपता प्रकृति के पास के जब पुरुष की का प्रतिबिंब प्रकृति में दिखाई देता है तो वहीं से जो है वो विरूप गुणों में विरूप परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। और उस विरूप परिवर्तन से जो पहला एवोल्यूट निकलता है वो महत है, जिसके द्वारा हम कहते हैं संपूर्ण भौतिक जगत का जो कारण जो है वो के रूप में जो हमें हमारे सामने, क्योंकि प्रकृति का हम क्या करते हैं? वो तो गुणों की साम्य अवस्था है, वो हम उसका प्रत्यक्ष हम नहीं करते, उसको हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ये महत क्या है? पहला
जो है वो ऑब्जेक्ट है, जो कि विश्व की जो सृष्टि का जो है वो कारण के रूप में हमें दिखाई देता है। और ये सृष्टि और इसी को हम बुद्धि के रूप में साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से यही क्या है, बुद्धि है, जिसके द्वारा अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये अहंकार जो है वो बुद्धि क्या करती है, डिटर्मिनेशन करती है, कंसेप्चुअलाइजेशन करती है, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। ये अहंकार क्या है, मैं और मेरा है। इस अहंकार में 3 रूप होते हैं। सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है। जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तन्मात्र और पंच तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। और राजसिक अहंकार इसको गति प्रदान करता है। ये जो पंच तन्मात्र हैं उनसे 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया जो है वो चलने लगती है, जो कि जिसके द्वारा पुरुष जो है वो भोग करता है और फिर मोक्ष को प्राप्त होता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ प्रकृति परिणाम।